अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और दोस्तों आज आपका देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आज आपकी वीडियो की पार्ट 2 आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए, जिससे कि उनको भी आपकी पढ़ाई में हेल्प थोड़ी बहुत मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेके आपको अंत तक देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका कि बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों आज का हमारा, बाल विकास की कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल मनोविज्ञान के जीवन में क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बालक के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, मानो कि किस प्रकार की समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र से मानव की गर्भावस्था से युवावस्था तक की सभी व्यवहारों की समस्याएं संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बाल विकास के कोई 4 क्षेत्रों के नाम आपको लिखना है। तो दोस्तों पहला होगा बालक और वातावरण, दूसरा मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा है बालक बालिकाओं का मापन, चौथा है समायोजन संबंधी समस्याएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग, बालक के विकास की गति को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बालक के विकास को हम शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से लेकर 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 3 अवस्थाओं में आपका बांटा गया है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? इसका आंसर है आपका शैशवावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है दोस्तों? 5 से 12 वर्ष। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है दोस्तों? ये होता है आपका किशोरावस्था। ठीक है, वैसे आपने किशोरावस्था से आप बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं हमारी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष। देखिए दोस्तों, जो आप इस समय देख रहे हैं कि जो ये शैशवावस्था का समय जन्म से 5 वर्ष, ये दोस्तों आपके जोन्स के अनुसार है। ठीक है। आप कभी कभी दोस्तों जो सामान्य वर्गीकरण होता है तो वहां पर शैशवावस्था के समय जो दोस्तों दिया गया 0 से लेकर 6 साल तक, 6 से 12 साल होता है और 12 से 18 साल होता है। तो दोस्तों ये देखिए सभी के अपने अपने मत होते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों ये जोन्स के अनुसार है फिलहाल। तो पेपर में अगर आपके कभी आ जाए तो विकल्प आप दोस्तों देख रहिएगा कि अगर कैसे दिया गया है। कभी कभी दोस्तों आपके सामने विकल्प ऐसे भी दिया जा सकता है 5 से 12 साल बाल्यावस्था हो गया या नहीं। तो दोस्तों वहाँ जोन्स के अनुसार लिखा रह सकता है या सामान्य वर्गीकरण जैसे भी हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर सामान्य वर्गीकरण में दोस्तों देखा जाए तो ये भी होता है। अगर आप किसी बुक्स में देख रहे हैं 0 से 6 साल, 6 से 12 और 12 से 18, तो ये भी सही है, इसको मत सोचिएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप 0 से 6 साल लिखेंगे तो भी आपका सही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जन्म से 5 वर्ष आगे जोन्स के अनुसार, क्योंकि दोस्तों ये रोज के अनुसार अलग होता है, हर लोग के अनुसार अलग होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी दोस्तों? इसका आंसर होगा टर्मन की। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? तो सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से लेके 110 के बीच में होती है। अल्प बुद्धि अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों 50 से लेकर 70 के मध्य। मूर्ख बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका 20 से 25 या 25 से 50। ठीक है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? दोस्तों देखिए मानसिक आयु का फार्मूला याद रखेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु आपकी 16 थी दोस्तों, तो ऊपर 16 लिखा गया बटे 10 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो आप दोस्तों यहाँ से एक जीरो से जीरो कट गया, 10 गुणे 16 बराबर आ गया आपका 160। ठीक है, ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो दोस्तों पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो दोस्तों यह व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण है। किसी एक सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का नाम दोस्तों बताइए, तो इसका आंसर होगा आर्मी अल्फा टेस्ट।
किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका शैशवावस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है। किस अवस्था का बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था में। तो समूह का मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रुप में रहना। तो आप देखे होंगे जब आप लोग हाई स्कूल में होते हैं या इंटर में होते हैं तो आप लोग भाई ग्रुप बना के चलते होंगे ना, 10-10 लोग का, 12-12 लोगों का। तो ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को जटिल अवस्था कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा किशोरावस्था को जीवन की सबसे जटिल अवस्था भी कहा गया है। संवेद पेशीय अवस्था को पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? इसका आंसर आपको बताना है। तो संवेद पेशीय अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी है? तो दोस्तों कौन कौन सी है देखते हैं। संवेद पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, मुख्य 4 अवस्थाएं। अब देखिए 7 से 11 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं मूर्त संक्रिया अवस्था। संवेग के मुख्य प्रकार दोस्तों को बताना, तो कौन कौन से संवेग के हैं? क्रोध है, भय है और प्रेम है। बच्चे का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष की आयु में बच्चे का समायोजन अच्छा होता है। भाषा विकास की कोई एक दोष बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका ध्वनि दोष। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे हम लोग, भाषा किसके द्वारा सीखी जा सकती है? तो भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है दोस्तों। जन्म के समय शिशु क्या प्रतिक्रिया करता है? तो जन्म के समय शिशु मात्र रोता या क्रंदन करता है। 2 वर्ष के बालक को शब्दों का कितना ज्ञान होता है दोस्तों? तो 2 वर्ष के बालक को 212 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। अंग्रेजी में पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतर क्या होगा दोस्तों? तो हिंदी में होगा व्यक्तित्व। पर्सनालिटी आपने सुना होगा ना, यहाँ पर थोड़ा लिखने में ऐसा है। यूनानी भाषा के पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर होता है आपका नकाब। व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। तो रैक्स के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन होता है। व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों व्यक्तित्व को आपको 2 भागों में बांटा गया। पहला अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रित उभयोमुखी। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो दोस्तों व्यक्तित्व के आपके 3 प्रकार है। पहला है शक्तिहीन, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा है नाटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, व्यक्तित्व मापन की विधियां बताना है दोस्तों आपको। तो इसके मापन की 3 विधियां हैं। पहला है आत्मनिष्ठ विधि है, दूसरा वस्तुनिष्ठ, तीसरा है प्रक्षेपण। समायोजन का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियों का नाम बताना। पहला व्यक्तिगत निदान विधि, दूसरा मनोविश्लेषण विधि। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता किस कारण है? देखिए आज शिक्षा बाल केंद्रित है, वर्तमान में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए दोस्तों। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है बालक का भोजन। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है आपका जीन पियाजे। इसको ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका व्योगाट्स्की। ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कोहलर हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए दोस्तों? इन्होंने 3 प्रकार बताए। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। डिस्लेक्सिया का संबंध किससे दोस्तों? तो इसका संबंध आपका विकार से। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक है। व्योगाट्स्की के मतानुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में होते हैं? तो किशोरावस्था में। अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा पावलोव। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा कोहलर। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा इस समय। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। प्रबलता मतलब प्रबलन का सिद्धांत किसका है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका हल्का। समीपता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका गुथरी। बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? देखिए बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ स्पष्ट करें। जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए, ठीक है, विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। व्यक्त भिन्नता के 3 प्रभावी कारकों का नाम उल्लेख करना है आपको दोस्तों। पहला वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा जाति
प्रजाति व देश। अगला क्वेश्चन है कल्पना किसे कहते हैं? तो दोस्तों कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए आकार से प्रयोग करते हैं। कल्पना को परिभाषित दोस्तों अब आपको करना है। दोस्तों देखिए मैकडूगल के शब्दों में कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन होता है। कल्पना किस प्रकार की प्रक्रिया है? कल्पना एक दोस्तों आपकी मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना के प्रमुख प्रकार बताइए। देखिए सृजनात्मक, आदनात्मक और कार्य साधक कल्पना, रसात्मक कल्पना। चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया दोस्तों? ये आपकी एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, जब आप चिंतित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिंतन को परिभाषित करना है गैरेट के अनुसार। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख करना दोस्तों कौन कौन सा होगा? प्रत्यक्षात्मक कल्पना, कल्पनात्मक चिंतन और प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। तर्क के प्रकार बताना दोस्तों, आगमन तर्क, निगमन तर्क। निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं दोस्तों? आप इसको एक्सप्लेन करना है। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। तर्क विकास की विधियां बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान, सूझ शक्ति का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है? देखिए वंशानुक्रम माता पिता से संतान को व्याप्त होने वाले गुणों का नाम होता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीज कोश का निरंतरता का नियम, समानता का नियम, ठीक है, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। देखिए दोस्तों वंशानुक्रम का सिद्धांत दोस्तों सारे हमने नियम और देख लिए। और दोस्तों ये होता क्या है दोस्तों, आपने अभी देखा था वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगला क्वेश्चन है वातावरण का अर्थ आपको बताना है। तो वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। वातावरण को परिभाषित कीजिए दोस्तों। तो चलिए रात के अनुसार देखते हैं क्या परिभाषा बनती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नामोल्लेख करना है आपको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? पहला देखते हैं, बालकों के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, संचार माध्यम का प्रभाव। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। भाषा ज्ञान का विकास करके, पहला कहानियां सुनाकर। ठीक है, थॉर्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया? ये दोस्तों आपको बताना है। पहला होगा आपका प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। अधिगम की एक परिभाषा लिखिए दोस्तों। वुडवर्थ के अनुसार क्या होगा दोस्तों? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नामोल्लेख करना दोस्तों। तो क्या होगा? रुचि, अभिक्षमता, विषय का ज्ञान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा एवं वातावरण। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी दोस्तों? इसका आपको बताना है। तो पहला होगा आपका करके सीखना, दूसरा अनुकरण द्वारा सीखना, तीसरा है निरीक्षण करके सीखना, चौथा है दोस्तों परीक्षण करके सीखना और पांचवा है आपका प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से हैं। देखिए पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है अनुरूपता का नियम, पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम। सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है दोस्तों? ये आपको बताना है। सीखने के नियमों का प्रयोग कर हम शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? ये दोस्तों आपको समझाना है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया सहसावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता दोस्तों आपको बतानी है। देखिए यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? अब ये बताना। सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? आप इसको एक्सप्लेन करना है। व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीख जाता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। व्योगाटस्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया? इसका आंसर होगा दोस्तों भाषा पर। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं दोस्तों? इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति एवं उन्नति की सीमा
का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए दोस्तों, प्रेरणा का प्रभाव। सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित अब आपको करना है। तो दोस्तों बीजे अंडरवुड के अनुसार क्या होता है दोस्तों, वर्तमान क्रियाओं पर पूरे अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम या सीखना स्थानांतरण है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नाम उल्लेख करना है दोस्तों अब आपको। पहला है आपका मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत और चौथा है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। अब फिर दोस्तों बात करेंगे आपका कि स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो स्थानांतरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार का होता है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग होता है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा को परिभाषित अब आपको करना है। देखिए, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार दोस्तों आपको बताना है। तो इसके प्रकार, पहला है अर्जित प्रेरणाएं, दूसरा है मनोदैहिक प्रेरणाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरण करने की विधियों का नाम उल्लेख करना है आपको। पहला खेल, दूसरी रुचियां, तीसरी सफलता, चौथा प्रतिद्वंदिता, पांचवा सामूहिक कार्य, छठा पुरस्कार और सातवां आपका ध्यान। अब ध्यान को दोस्तों हमें परिभाषित करना है। तो डबविल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवसान, ठीक है, अवधान आपका ध्यान होता है। अब ध्यान कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो ध्यान आपका दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि रुचि को आप परिभाषित करना है। और रुचि क्या चीज है। तो दोस्तों क्रो एवं क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। अब दोस्तों रुचि के प्रकार कौन कौन से, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, रुचि दो प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे होता है दोस्तों। देखिए, रुचि का सबसे अधिक संबंध आपका ध्यान से होता है। रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है। तो दोस्तों रुचि और ध्यान का संबंध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ रुचि का मतलब इंटरेस्ट है, आप किसी लड़की को मत समझ लीजिएगा, रुचि और ध्यान अलग अलग है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि बच्चों का दिमाग थोड़ा इधर उधर घूम जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुचि का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि है। स्मृति से आप क्या समझते हैं। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है। स्मृति के मुख्य सोपान बताइए। इसके दोस्तों मुख्य चार सोपान है। पहला अधिगम, दूसरा धारण, तीसरा प्रत्यय स्मरण, चौथा है अभिज्ञान। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला प्रेरणा, रुचि, शांतिपूर्ण वातावरण। ध्यान की कोई एक विशेषता दोस्तों आपको बताना। तो ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं दोस्तों। देखिए, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा परिपक्वता पर अब आपको टिप्पणी करना है या लिखना है। तो दोस्तों देखिए, जो परिपक्वता होता है ना आपका, वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। भाषा विकास के सिद्धांत को दोस्तों आपको बताना है। तो भाषा वातावरण में सीखी जाती है, भाषा का विकास स्वतः होता है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अब स्मृति के प्रकार आपको बताना है दोस्तों। ये आपके दो प्रकार की होती है। पहली अल्पकालिक स्मृति, दूसरी है दीर्घकालिक स्मृति। अगला क्वेश्चन है विस्मरण को परिभाषित कीजिए। देखिए, मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों का धारण न करना ही विस्मृति या विस्मरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विस्मरण का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण दोस्तों बाधा का उपस्थित होना। सांख्यिकी की उपस्थिति उपयुक्त परिभाषा दोस्तों आपको बतानी है। देखिए, वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णयन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति क्या है दोस्तों। आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है। ठीक है, आवृत्ति नहीं होती दोस्तों कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है। देखिए, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के समूह को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया दोस्तों। यह विचार आपके वाटसन ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए,
ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा फिर, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपके पियाजे ने किया। गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों पहला है विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों कौन कौन से वर्ग हैं देखते हैं। पहला आपका अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी। अगला प्रश्न है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। देखिए, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है उसे हम तर्क कहते हैं। ठीक है, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के दोस्तों हमें नाम बताने। तो पहला आपका सीखना, दूसरा धारण, तीसरा पुनः चौथा है पहचान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। देखिए, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों आपका? वह आपका मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसके तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है दोस्तों? ये आपकी क्या है? अनुकरण, या जिसे हम बोलते हैं फॉलो करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो यह सीखने की यह विधि थायरडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अभ्यास एवं त्रुटि विधि। अगला प्रश्न दोस्तों अब देखेंगे हम लोग, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार दोहराने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका संबंध प्रक्रिया, ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसको याद रखेंगे दोस्तों आप लोग, संबंध प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होता है, भय, क्रोध, स्नेह, ठीक है ना। पहले से दोस्तों आपका भय रहता है, डर रहता है, क्रोध और स्नेह प्रेम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है दोस्तों, ये आपका रुचि कहलाता है। अवर्गीकृत अनुग्रुप्ड डाटा, ठीक है, प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? m बराबर n+1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी दोस्तों माध्यिका की बात हो रही है, मतलब विषम संख्या होने पर ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। क्या होता है दोस्तों? n+1 बटे 2वां पद। ठीक है दोस्तों, ये आगे लिखते हैं ना 2वां पद, इसको आप लोग दोस्तों ध्यान में रखेंगे। आज राइटिंग कुछ अच्छी नहीं बनी दोस्तों, जब मैथ की वीडियो बनाते हैं तब काफी अच्छी बनती है हमको लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही रहता है। अब दोस्तों जब अगर कोई संख्या सम होती तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं आपको वो भी बता दें, n/2 प्लस 1 वह पद। देखिए दोस्तों यहाँ पर बीच में रहता है प्लस का साइन। देखिए इसमें n/2 प्लस 1 साथ में क्यों नहीं लिखते पता है? क्योंकि ये n सम रहती है ना, तभी संख्या कट जाएगी 2 से, नहीं तो भाग नहीं जाता। बस ये ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका स्टैनले हॉल ने। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100 सूत्र का मापन किया जाता है दोस्तों बुद्धिलब्धि या आईक्यू का। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता कहलाता है। तो दोस्तों यह योग्यता आपका सृजनात्मक है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है दोस्तों ये व्यक्तिगत भिन्नता। क्या कहलाता है दोस्तों आपका? व्यक्तिगत भिन्नता। अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका औपचारिक संक्रिया काल या फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसको याद रखना दोस्तों। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों आपका? ये कल्पना कहलाता है। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों आपका? तर्क कहलाता है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह
विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है। आपका ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है दोस्तों कहलाती है, क्या कहलाती है? आपका सीखने का वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। अभिरुचि, इंटरेस्ट अथवा अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका स्मृति के अंतर्गत आते हैं। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। यह आपका दोस्तों मध्यांक कहलाता है। दो बराबर भागों में बांट रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की कौन सी विधि मानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो उत्तर 6 से लेकर 12 वर्ष। लेकिन दोस्तों आज इसी वीडियो में आपने शुरुआत में देखा था 5 से 12 वर्ष। तो दोस्तों आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो आपके जोन्स के अनुसार थी दोस्तों। ये आपका सामान्य वर्गीकरण है, ठीक है, 6 से 12 साल। तो दोस्तों अगर आप लोग 5 से 12 साल लिखे तो आगे लिख दीजिएगा जोन्स के अनुसार। लेकिन दोस्तों अगर आपको इतना ध्यान ना रहे तो आपको सिंपल सा आंसर करना होगा 6 से 12 साल, जो कि हमने दोस्तों वीडियो में आपको पहले भी बताया था। ये सामान्य वर्गीकरण है और वो दोस्तों आपका भाई वैज्ञानिक जी उनका नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से हम करते हैं? इसे बोलते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा आपका जीन पियाजे ने। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मूर्त संक्रिया काल या कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण, ठीक है, किस विकास अवस्था होती है? मतलब किसकी विकास अवस्था होती है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका भाषा विकास या सहसावस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बहुमुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि CAT या चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह परीक्षण TAT की तरह ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलाक, ठीक है, ने 1948 में किया। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो दोस्तों स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान अथवा विरोध की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे इसी में कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों? इसको बोलते हैं हम प्रेरणा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक ने। कोहलर ने अपने सिद्धांत के, ठीक है, अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वन मानुस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पैवलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया दोस्तों? यह आपका आंसर होगा अनुकूलन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका अच्छे व्यक्तित्व या गुड पर्सनालिटी। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन किया क्रिया का विभाजन किन दो उपक्रियाओं प्रतिक्रियाओं में किया है? मतलब तो पहला होगा दोस्तों आपका आत्मसातन, दूसरा है समंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा, ठीक है, आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका अधिगम के। सृजनात्मक से क्या है दोस्तों? देखिए सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। व्यक्तित्व की एक परिभाषा दोस्तों लिखनी है, तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन
मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोड्सा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों हरमन रोसार्क ने। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? देखिए, मध्य औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में दोस्तों मध्यमान की गणना की जाती है। मध्याह्न की कोई एक परिभाषा दोस्तों आपको देनी है। देखिए, जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को हम मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? देखिए, वर्धमान निष्पादन वक्र या धनात्मक वक्र या पॉजिटिव कर्व द्वारा इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी परंतु बाद में तीव्र हो जाती है। फलस्वरूप वक्र रेखा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? देखिए, सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि कर तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। टीएटी का संबंध किससे दोस्तों? व्यक्तित्व मापन से। अभी दोस्तों आपने देखा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, पहली सीखी हुई बात का स्मरण करना ही स्मृति है। सक्रिय विस्मृति से क्या आशय होता है दोस्तों? देखिए, समय के साथ नई विषय वस्तु को सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका क्या अंतर हो जाएगा आपका? अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुड के शब्दों में दोस्तों कहा जाए तो प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का क्या आधार है? आधार क्या है दोस्तों? मतलब देखिए, हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। देखिए, वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स या अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण आपको लिखना है। तो भाषा विकास में अवरोधक के कारण है दोस्तों स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक दशा, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषीय वातावरण, संगी साथी अथवा समवयस्क समूह। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों डॉक्टर जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की होती है। देखिए दोस्तों, यही पे कंफ्यूजन काफी रहता है तो आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है शैशवावस्था बाल्यावस्था को लेकर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा और हर्ष। बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कैली व थर्स्टन ने किया। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं रहते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, उसको देखते हैं। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है दोस्तों? तो सामान्य बौद्धिक स्तर की बुद्धिलब्धि टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 109 तक होती है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? दोस्तों टीएटी मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण मार्गन व मुरे ने 1935 में किया। ठीक है दोस्तों, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा 23 जोड़े। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है दोस्तों आपका परिपक्वता। पेवलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? इसका आंसर है दोस्तों आपका कुत्ते पर। थायरनडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों का चर्चा की है? देखिए दोस्तों, मुख्य नियम क्या है? प्रथम नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब दोस्तों बात करेंगे गौड़ नियम में क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? देखिए प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना।
इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी प्यास होती है, भूख होती है, निद्रा होती है, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें से प्रतिष्ठा है वो आपका प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है दोस्तों। ये आपकी विस्मृति कहलाती है। जैसे आप कुछ याद कर लें या इस वीडियो को भी देख रहे हो, कुछ दिन बाद दोस्तों या थोड़ी देर बाद आप भूल जाएं, तो ये दोस्तों आपकी विस्मृति कहलाएगी। अब आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम आवृत्ति। ठीक है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है तो उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर अब समाप्त होती है। सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। और दोस्तों देखिए, ये पार्ट 2 था आपका इस वीडियो का। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पार्ट 1 ना देखा हो, ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 3, तो दोस्तों उसको आपको कंपलसरी मैंडेटरी ये देखना, उसके देखे बिना काम आपका नहीं चलेगा। तो वो 2 पार्ट्स और आपको देखने हैं, तो फिलहाल आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप पेपर में अच्छे अंक लाएंगे, क्योंकि सभी बच्चों का IQ लेवल अलग होता है। अभी हमने देखा बुद्धि लब्धि सभी बच्चों की अलग है, तो हम नहीं उम्मीद करेंगे सभी बच्चे पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं आप अच्छे अंक लाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और वीडियो खत्म होते ही आपको पार्ट 1 और 3 देखना है। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।